हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जहांगीर आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। और आज का जो सेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए। आज के सेशन में हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं। जी हां, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। और आज का सेशन जो है ये रीट स्पेशल बैच है, रीट स्पेशल सेशन है। और रीट में लैंग्वेज जिनके इंग्लिश है और वहां पर भी लैंग्वेज के रूप में लैंग्वेज सेकंड जिन्होंने ऑप्ट किया है, लैंग्वेज सेकंड जिन्होंने लिया है, उनके लिए बहुत ही खास सेशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल है कि सर रीट के लिए लैंग्वेज सेकंड जो है उस पर भी आप कुछ वीडियोस लेकर के आइए, स्पेशली लिटरेचर के। तो आज मैं लिटरेचर के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर के आया हूं। रीट स्टूडेंट्स के अलावा वो स्टूडेंट्स जो लिटरेचर में थोड़ी रुचि रखते हैं, लिटरेचर के बारे में, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहां पर बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आज का सेशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि आज जैसे ही ये सेशन एंड होगा, सेशन के एंड में इस पूरे सेशन की पीडीएफ जो है वो फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जहांगीर सर, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ के रूप में भी वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यानी आप सेशन के अलावा इसका पीडीएफ जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जहांगीर सर, ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो डायरेक्टली आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एंड आउट ऑफ दैट मोटिवेशन हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपका जो प्रोत्साहन है, जो आपका संबल है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आता है चैनल तो, और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतजार रहता है और हमेशा ही मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियोस बनाए जाए किसी और चीज पर, तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। हाल फिलहाल आज के सेशन में मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हां, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में आज के सेशन में सिमिली तथा मेटाफर को मैंने चूज किया है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ मैं सिमिली और मेटाफर ही आपको पढ़ाऊंगा। जी नहीं, सिमिली तथा मेटाफर के अलावा मैं आपके लिए राइम, इसके अलावा आपका अलिट्रेशन, ये भी हम आपके लिए लेकर के आऊंगा, असोनेंस भी लेकर के आऊंगा। इसके अलावा एलेजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो भी आगे वाले वीडियोस में आपको जरूर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके क्वेश्चन आंसर्स। जी हां, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनका पीडीएफ भी आपको इन टॉपिक्स के बाद में मिलेगा। जैसे आपके टॉपिक्स फिनिश होते हैं तो टेलीग्राम के जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपके लिए बिल्कुल इनके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ जो है वो जरूर डालूंगा। तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा और जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सिमिली तथा मेटाफर की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों सिमिली की। जी हां, सिमिली। द वर्ड simile comes from the Latin word simile that means likeness। सिमिली जो शब्द है यह लेटिन भाषा के शब्द सिमिली से आया है, जिसका अर्थ होता है लाइकनेस, और आप इसको कह सकते हैं सिमिलैरिटी, समानता, ठीक है, लाइकनेस या सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है, लेटिन भाषा से आया है, ठीक है, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, जब इसका देखिए अर्थ देखिए, सिमिली, सिमिलर शब्द इसके अंदर छिपा पड़ा है, सिमिलर यानी समान, सिमिलैरिटी इसी से बना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समानता स्थापित करता है। जी हां, सिमिली शब्द क्या करता है? समानता स्थापित करता है। किन के बीच में? तो आइए जरा देखिएगा,
ए सिमिली इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जी हां, सिमिली पहली चीज तो क्या है, एक कंपैरिजन। ये क्या है, एक तुलना है, कंपैरिजन है, किसके बीच में, ऑफ टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो चीजें जो दोनों अलग अलग प्रकृति की हो, असमान हो। ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर, दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना स्थापित करना, तुलना बताना, यह कार्य किसका है, सिमिली का। विच हैव वन और मोर पॉइंट्स ऑफ रेजेंबलेंस। रेजेंबलेंस का मतलब है सिमिलरिटी अर्थात समानता। अब आप इसको आराम से सरल सी भाषा में समझ लीजिएगा कि दो असमान वस्तुओं के बीच में जिनमें कोई एक या एक से अधिक बिंदु जो है समानता के आपको नजर आते हो, उन दोनों असमान वस्तुओं के बीच में तुलना स्थापित करने वाले डिवाइस को हम क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। जी हां, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना करती है कौन, सिमिली। अब आगे बढ़िए, कुछ और इसमें चीजें निकल करके आएंगी। सिमिली इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली क्या है, बिल्कुल सीधी तुलना है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, दो असमान वस्तुओं के बीच में, बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज, देन तथा सो। अर्थात सिमिली का मतलब क्या हुआ, दो असमान वस्तुओं के बीच में तुलना, जिनके बीच में कहीं ना कहीं कोई बिंदु समानता का पाया जाता हो, ऐसे इन दो वस्तुओं के बीच में क्या करी जाती है, तुलना करी जाती है। और तुलना करते समय लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग, इनके अलावा कभी कभी देन या सो इस प्रकार के शब्द जो है ये भी तुलना करते वक्त आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो अब ओवरऑल यदि अपन डेफिनेशन की बात करें सिमिली की, तो सिमिली की डेफिनेशन हमारे पास ये निकल करके आती है दोस्तों कि दो असमान वस्तुओं के बीच में लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए तुलना करना, समानता स्थापित करना, तो क्या कहलाएगा, बिल्कुल सिमिली कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, दो असमान वस्तुओं के बीच में लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए समानता दिखाना या स्थापित करना सिमिली कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, सुष्मिता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। सुष्मिता क्या है, पर्सन, व्यक्ति है। इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। मून चांद क्या है, एक प्लैनेट है, ग्रह है। ठीक है, और इनके बीच में समानता का बिंदु क्या बताया गया है, ब्यूटीफुल अर्थात ब्यूटी, नाउन के रूप में कहें तो ब्यूटी। दोनों के सौंदर्य की तुलना करी गई है, एक तरफ सुषमा है, एक तरफ चांद है। क्या कहा गया है, सुष्मिता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। सुष्मिता उतनी सुंदर जितना ही कोई चांद, अर्थात सुष्मिता चांद की तरह से सुंदर है। अर्थात सुष्मिता की जो सौंदर्यता जो है, सौंदर्य जो है सुष्मिता का, उसकी सुंदरता जो है, उसका सौंदर्य जो है वो किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान बताया गया है। तो यहां पर दोनों के बीच में क्या करी गई है, क्या करी गई है, तुलना। जी नहीं, यहां पर तुलना नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में समानता स्थापित करी गई है। और दोनों ही क्या है, असमान है। एक तो पर्सन है तो दूसरा क्या है, प्लेनेट है। और इनमें एक रिजेंबलेंस का पॉइंट देखा गया, सिमिलरिटी का पॉइंट देखा गया, और वो है ब्यूटी, इन दोनों का सौंदर्य। ठीक है, चांद को हम उसकी खूबसूरती के लिए प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। आपने कई तरह के ऐसे गाने भी सुने होंगे, शेर व शायरियाँ भी सुनी होंगी, जहां पर चांद जो है उसको खूबसूरत कहा गया है। ठीक है, उसकी तुलना जो है खूबसूरती से करी जाती है, उसे खूबसूरती की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो वैसे उपमा अलंकार है आपका, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, दो असमान चीजें हैं, वस्तुएं हैं। एक तो सुष्मिता अर्थात व्यक्ति, और दूसरा द मून अर्थात ग्रह। ठीक है, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी के रूप में यहां पर ब्यूटी अर्थात सौंदर्य शब्द लिया गया है। और एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, बिल्कुल साफ तौर पर आपको कंपैरिजन
जो किया गया है वो किसके माध्यम से किया गया है? एज शब्द का प्रयोग करते हुए। जी हाँ, ये रहे एज ये रहे, ठीक है, इनका प्रयोग करते हुए यहां पर ये तुलना स्थापित करी गई है। तो दो असमान वस्तुओं के बीच में लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए तुलना स्थापित करना सिमली या उपमा अलंकार कहलाता है। याद रखिएगा, आगे एक स्लाइड के माध्यम से इसको ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपन देख पाएंगे। यहां पे देखिएगा, सिमली क्या है? ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। उसी वाक्य को मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। सुष्मिता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। सुष्मिता, ये मान लीजिए ये सुष्मिता है, अर्थात क्या है? पर्सन। मून चंद्रमा, प्लेनेट, ये क्या एक प्लेनेट है। तो ये दोनों ही क्या हैं? डिसिमिलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों ही क्या है? डिसिमिलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। और दोनों के बीच में फिर भी अपन क्या कर रहे हैं? समानता स्थापित कर रहे हैं। और समानता स्थापित करने के लिए हमने शब्द क्या चूज किया है? ब्यूटीफुल। दोनों को ही हमने क्या बताया है? हमने सुष्मिता को भी सुंदर बताया है और चांद को भी क्या बताया है? सुंदर बताया है। दोनों का सौंदर्य क्या बताया है? समान बताया है। दो असमान के बीच में यह हमें समानता का बिंदु मिल गया। हमने क्या लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है? बिल्कुल ये रहा, एज का हमने यहां पर क्या किया है? प्रयोग किया है। तो यहां पर आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल आप सिमली का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन और एग्जांपल्स देखने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि दो असमान के बीच में होनी चाहिए तुलना, ठीक है? दो असमान के बीच में, दो समान के बीच में यदि तुलना होती हो तो फिर वो सिमली नहीं कहलाएगा, फिर वो मात्र एक कंपैरिजन, एक सामान्य सी तुलना कहलाएगी। जैसे इस वाक्य को देखिएगा, ऐश्वर्या इज एज ब्यूटीफुल एज सुष्मिता। पिछले वाले वाक्य में क्या था? सुष्मिता की सौंदर्य की तुलना जो है वो मून अर्थात चंद्रमा अर्थात ग्रह से करी गई थी, प्लैनेट से करी गई थी। यहां पर सौंदर्य किसका है? ऐश्वर्या और सुष्मिता का, ठीक है? दोनों के सौंदर्य की हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। दोनों ही क्या है? पर्सन है। जी हां, दोनों ही क्या है? ऐश्वर्या क्या है? पर्सन है। इसी प्रकार से सुष्मिता भी क्या है? पर्सन है। तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर। दोनों ही क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और दो सिमिलर के बीच में यदि तुलना होती है तो वो सिमिली नहीं कहलाएगा, भले ही आपने लाइक या एज का प्रयोग कर लिया हो। जैसे देखिए यहां पे एज का प्रयोग यहां पर भी हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये सिमिली वाली श्रेणी में इसको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दो समान के बीच में तुलना हुई है। और जब दो समान वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तब हम इसे सिमिली नहीं, केवल क्या कहेंगे? कंपैरिजन कहेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा, केवल क्या कहेंगे? कंपैरिजन। तो यहां पर टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऐश्वर्या तथा सुष्मिता। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी भी आपके पास है, यहां पर ब्यूटी शब्द दे रखा है, ठीक है? कंपैरिजन के लिए आपने एज का भी प्रयोग किया है, ठीक है? और ये तीनों चीजें आपको सिमिली में भी मिलती हैं, लेकिन वहां पर सिमिलर के बजाय आपको डिसिमिलर, जी हां, सिमिलर की बजाय आपको वहां पर डिसिमिलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो समझ गए आप? दो असमान के बीच में तुलना लाइक तथा एज का प्रयोग करते हुए, लेकिन दो समान के बीच में यदि आपने तुलना करी तो सिर्फ वो कंपैरिजन अर्थात मात्र तुलना, एक सामान्य तुलना ही कहलाएगा। दोस्तों आगे बढ़े। अब आप पर्पस ऑफ सिमिली, किसी सिमिली का उद्देश्य क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ अ सिमिली इज टू हेल्प, किसी सिमिली का उद्देश्य होता है मदद करना। डिस्क्राइब वन थिंग बाय कंपेयरिंग इट टू अनदर थिंग, किसी एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से करके उसका वर्णन करना होता है। दैट इज परहैप्स सीमिंगली अनरिलेटेड, दो वस्तुएं जो कि आपस में असमान है, उनमें से एक की तुलना आप दूसरे से करते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से आप क्या करते हैं? सिमिली का प्रयोग करते हैं।
ठीक है दोस्तों, जैसे लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, जिंदगी क्या है, इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यहां पर लाइफ जो है इसे क्या कहा गया है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिंदगी जो है एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह से है, जिसमें खूब सारी चॉकलेट्स पड़ी हैं, अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स पड़ी हैं। ठीक है, कब कौन सी चॉकलेट आपके हाथ में आ जाए आपको नहीं पता होता है। तो अब देखिएगा यहां पर जिंदगी की तुलना किससे करी है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट से। दोनों ही क्या है, असमान है। यहां पर बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स का एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, चॉकलेट्स पड़ी हुई है। ठीक है, लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। ठीक है, जीवन की बात चल रही है। द राइटर इज इंटेंडिंग टू शो, लेखक का इरादा यहां यह दिखाने का है हाउ अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल आप समझते हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती, जिसके बारे में संभावना व्यक्त नहीं करी जा सकती। हाउ अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इज। यहां पर लेखक इस सिमिली के प्रयोग से यह जताना चाहता है कि जिंदगी देखिए कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती है। इन मैच द सेम वे एज पिकिंग, उठाना, अ रैंडम चॉकलेट फ्रॉम ए बॉक्स, कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, चॉकलेट के डिब्बे में हाथ डालते हैं, कब कौन सी चॉकलेट हाथ में आएगी नहीं पता। एंड नॉट नोइंग व्हाट फ्लेवर यू हैव अंटिल यू बाइट इनटू इट, और कौन सा फ्लेवर चॉकलेट में है ये भी आपको नहीं पता चलता। कब तक नहीं पता चलता, जब तक आप चॉकलेट खाते नहीं है तब तक। तो इस प्रकार से जिंदगी कितनी बिल्कुल असंभावनाओं से भरी पड़ी है। जिंदगी जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है, ये बताने के लिए जिंदगी की तुलना किससे करी गई है, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट से करी गई है। ठीक है, तो यहां पर वन थिंग, एक वस्तु जो है उसकी तुलना दूसरे से करी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली आपके सामने खूब पड़े हैं, आप बाद में पीडीएफ में भी इसको पढ़ सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उनकी पोएम है डैफोडिल्स। ठीक है, वहां पर ये पंक्ति आती है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो आई, इसकी तुलना किससे करी गई है, क्लाउड। आई शब्द जो है किसके लिए आ रहा है, पोइट खुद के लिए आ रहा है। ठीक है, अब पोइट की तुलना किससे करी गई है, क्लाउड बादल से करी गई है, बादलों से करी गई है। कि मैं वहां पर जैसे आसमान में एक बादल भटक रहा होता है, उसकी तरह से मैं भी अकेला चल रहा था, घूम रहा था। तो कहां पर तो बादल और कहां पर व्यक्ति, पर्सन और क्लाउड दोनों के बीच में तुलना करी गई है और यहां पर एज शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, यह सलाह दी जा रही है किसको, सामने वाले व्यक्ति को, अर्थात सेकंड पर्सन को, अर्थात यू को। तो यहां पर जो इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है आपको, उसका सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो लिव लाइक ए हर्मिट, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, यू शुड लिव लाइक ए हर्मिट, आप यूं भी कह सकते हैं चाहे तो। लिव लाइक ए हर्मिट, कि जीना है तो किसकी तरह से जियो, हर्मिट की तरह से। ठीक है, बट वर्क लाइक ए हॉर्स, लेकिन काम करो किसकी तरह से, घोड़े की तरह से। तो लाइक ए हॉर्स, यहां पे देखिए यहां पर सिमिली का प्रयोग हुआ है, लाइक अ हॉर्स, अर्थात व्यक्ति को काम करना चाहिए किसकी तरह से, घोड़े की तरह से। अब व्यक्ति की तुलना किससे कर दी, घोड़े से कर दी। तो समझ गए आप, यहां पे दो असमान के बीच में तुलना हो गई। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स की लव पोएम है। ठीक है, जहां पर ये अपनी प्रेमिका जो है उसके सौंदर्य की तुलना जो है वो एक लाल सुर्ख गुलाब से करता है और कहता है ओ माई लव। लव जो है यहां पर प्रेमिका शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। लव का अर्थ है बिलविड, अर्थात प्रेमिका। तो ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, प्रेमिका की तुलना किससे करी है, एक लाल गुलाब के फूल से करी है। ठीक है, लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग भी यहां पर किया गया है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, कि इसकी प्रेमिका जो है काफी सुंदर ही होगी, किसकी तरह से, गुलाब के फूल की तरह से। तो दोनों के बीच में समानता यहां पर स्थापित करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं
और आगे अभी अपन बात करेंगे किसकी, मेटाफर की बात करेंगे। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम सिमिली की बात करते हैं। सिमिली का मतलब दो असमान के बीच में तुलना करना, और तुलना करते इसमें लाइक, एज, देन या सो जैसे शब्दों का प्रयोग जरूर से करना, ठीक है, तभी वो सिमिली मानी जाती है। अब हम बात करें किसकी, मेटाफर की। तो चलिए मेटाफर क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। A metaphor is informal और implied simile। देखा जाए तो मेटाफर एक अनौपचारिक और implied यानी अंतर्निहित सिमिली, सिमिली यानी उपमा अलंकार। मेटाफर को आप बोलते हैं रूपक अलंकार, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो मेटाफर एक प्रकार की अंतर्निहित सिमिली है, एक अनौपचारिक और अंतर्निहित सिमिली है, अर्थात इसके भीतर एक सिमिली समाई हुई होती है, छिपी हुई होती है। अर्थात आप चाहें तो किसी वाक्य में जहां पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है उसे आप सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। आगे देखिएगा, ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इंप्लाइड, इंप्लाइड का देखिए हिंदी अर्थ होता है अंतर्निहित। क्या अर्थ होता है दोस्तों, अंतर्निहित। इन विच एन इंप्लाइड कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। तो मेटाफर क्या है, एक अंतर्निहित तुलना है जहां पर दो अनलाइक यानी असमान थिंग्स के बीच में तुलना करी जाती है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, लाइक एंड एज। लाइक तथा एज जैसे शब्दों के प्रयोग के बिना दो असमान के बीच में क्या करी जाती है, तुलना करी जाती है। दीज अनलाइक थिंग्स एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन। और दिन और इन दोनों असमान वस्तुओं के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी या पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस या समानता का बिंदु जरूर ही पाया जाता है। किसकी तरह से, सिमिली की तरह से। सिमिली और मेटाफर में फर्क क्या है कि सिमिली में लाइक तथा एज का प्रयोग करते हैं, मेटाफर में नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। एवरी मेटाफर कैन बी कन्वर्टेड इन सिमिली एंड वाइस वर्सा। किसी भी मेटाफर को सिमिली में परिवर्तित किया जा सकता है या सिमिली को मेटाफर में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ही वॉज लॉइन इन द फाइट, ही वॉज लॉइन, वह युद्ध में क्या था, शेर था। अर्थात उस व्यक्ति को क्या कहा गया है, शेर कहा गया है। अर्थात एक्स को क्या कहा गया है, वाई कहा गया है। ये थ्योरी याद रखिएगा कि एक्स क्या है, वाई है, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं राम तो गधा है। अब राम को आपने सीधे क्या कह दिया, गधा कह दिया, ठीक है। एक्स को सीधे क्या कह दिया, वाई कह दिया कि एक्स क्या है, गधा है, यूं कह दिया आपने, ठीक है। ये जो थियोरी है ये मेटाफर के साथ काम करती है, सिमिली के साथ काम नहीं करती है। सिमिली में क्या कहता है, एक्स इज लाइक वाई, ऐसे कहा जाता है। लेकिन यहां मेटाफर में क्या कहेंगे अपन, एक्स इज वाई थियोरी, ठीक है। तो एक्स इज वाई थियोरी जो है यहां पर काम करती है। सीधे ही हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। ही वॉज लॉइन, वह शेर था, इन द फाइट अर्थात लड़ाई में, युद्ध में वह व्यक्ति क्या था, शेर था। तो ही फॉट लाइक ए लॉइन। अभी देखिए यहां पर ही, इसे फिर से क्या कहा गया, लॉइन कहा गया, लेकिन बीच में क्या आ गया, लाइक या एज जैसा शब्द आ गया। अब ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। पहले क्या था, मेटाफर था। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें मेटाफर का प्रयोग हुआ है उसे आप चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके थोड़े से ओरिजिन की बात कर लेते हैं। यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें तो मेटाफर शब्द जो है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, मेटाफेरो, ठीक है। मेटाफेरो इससे बना है। द वर्ड मेटाफर इटसेल्फ इज ए मेटाफर। मेटाफर शब्द जो है खुद अपने आप में ही क्या है, मेटाफर है, रूपक अलंकार है। कमिंग फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक भाषा के शब्द मेटाफेरो आया है, मीनिंग जिसका अर्थ क्या होता है, टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करना, ठीक है, और कैरी अक्रॉस या ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अर्थात एक वस्तु x का गुण जो है वस्तु y में ट्रांसफर कर देना या कैरी अक्रॉस कर देना, ठीक है। मेटाफर्स कैरी मीनिंग फ्रॉम वन वर्ड, वन इमेज और वन आइडिया टू अनदर। मेटाफर्स क्या करते हैं, किसी एक वस्तु, एक शब्द, एक इमेज, एक आइडिया जो है उसको दूसरे पर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कहते हैं, एक्स इज वाई, ठीक है। बिल्कुल कह देते हैं कि राम तो भगवान है। राम क्या है, भगवान है। आप यो कह के कर सकते हैं
ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए मेटाफर के कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे इसका बेहतरीन एग्जांपल जो है वो शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, वहां पर जो जैक्स के द्वारा जो पोएम बोली गई है उसकी पहली पंक्ति शानदार, ऑल द वर्ल्ड इज, यहां कुछ अतिरिक्त लिखा गया है, मैं इसको मिटा देता हूं भाई। ये लीजिए, ठीक है, छुप गया होगा। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, शेक्सपियर ने क्या कहा कि पूरी दुनिया का रंगमंच है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एक तरफ पूरी दुनिया है, दूसरी तरफ स्टेज है। अर्थात दुनिया की तुलना किससे करी है? स्टेज को। दुनिया को क्या कहा है? स्टेज कहा है, वर्ल्ड, ठीक है, इसे क्या कहा है? ए स्टेज का है। लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग किया क्या? नहीं किया। एक्स को क्या कहा है? वाई कहा है कि एक्स तो क्या है? वाई है। तो एक्स की जो इमेज है वो किस पर ट्रांसफर कर दी? वाई की। वाई की इमेज किस पर ट्रांसफर कर दी? एक्स पर ट्रांसफर कर दी। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है? एक रंगमंच है। अब यहां पर जो इमेज स्टेज वाली है किस पर शिफ्ट कर दी गई है? समझ गए आप? ठीक है, पूरी दुनिया पर, वर्ल्ड पर, ठीक है। तो हमने तुलना भी करी है, लेकिन तुलना करते इसमें लाइक तथा एज जैसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया है। तो ये एक प्रकार की सीधी प्रत्यक्ष, ये क्या है? तुलना है, अगले को डायरेक्ट इसको अपन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, जिंदगी और कुछ नहीं सिवाय एक चलती फिरती परछाई के। यहां पर लाइफ, जिंदगी, इसे क्या कहा है? ए वॉकिंग शेडो, एक चलती फिरती परछाई कहा है। यहां पर जीवन है और यहां पर परछाई है, दोनों के बीच में क्या करी है? तुलना करी है। लाइक तथा एज का प्रयोग किया क्या? नहीं किया। फिर भी क्या है? तुलना तो है, और ये तुलना क्या कहलाएगी? कंपैरिजन नहीं कहलाएगी, सिमिली नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? मेटाफर कहलाएगी। यदि आप चाहें तो एक आप चेक कर सकते हैं, क्या हम इनको सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि यही वाक्य ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहां पर आप क्या लिख देते? लाइक शब्द लिख देते। ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता? सिमिली में। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, तो लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो आप यूं कह देते तो किस में कन्वर्ट हो जाता? सिमिली में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो समझ गए आप इस चीज को। आगे एक सेंटेंस और देख लीजिएगा। लाइफ इज अ जू इन अ जंगल, जिंदगी क्या है? ए जू, चिड़ियाघर, इन ए जंगल। जिंदगी क्या है? जैसे जंगल में चिड़ियाघर हो उस तरह से जिंदगी है। तो जिंदगी की तुलना किससे कर ली? यहां पर एक चिड़ियाघर से कर ली। ठीक है, लाइक तथा एज का प्रयोग किया नहीं, तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। पर्पस ऑफ मेटाफर, मेटाफर का उद्देश्य क्या होता है? तो मेटाफर्स आर यूज्ड टू मेक अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। मेटाफर का प्रयोग जो है दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष तुलना करने के लिए होता है, इन ऑर्डर टू अस्क्राइब अ पर्टिकुलर क्वालिटी टू द फर्स्ट। इसमें क्या किया जाता है? जो प्रथम जो व्यक्ति या वस्तु है उसकी जो पर्टिकुलर क्वालिटी है उसको उजागर किया जाता है। ठीक है, दूसरे से तुलना करते हुए, ये इसका उद्देश्य होता है। अब यदि अपन टाइप्स ऑफ मेटाफर की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो आपके सामने आता है स्टैंडर्ड मेटाफर। जी हां, स्टैंडर्ड मेटाफर। तो स्टैंडर्ड मेटाफर क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड मेटाफर इज वन, स्टैंडर्ड मेटाफर वो होता है दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स, जो दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना करता है यूजिंग द बेसिक कंस्ट्रक्शन एक्स इज वाई। जो क्या करता है? जो मेटाफर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है कि एक्स क्या है? वाई है। राम क्या है? भगवान है। ठीक है, तुम मेरे क्या हो? भगवान हो। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्स इज वाई,
इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी मेटाफर्स तैयार होते हैं, जितने भी मेटाफोरल सेंटेंस तैयार होते हैं, वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। शेक्सपियर्स लाइन ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, जो अभी अभी अपन ने देखी थी, इज अ स्टैंडर्ड मेटाफर, कि ये क्या है, वर्ल्ड, दुनिया, इसको आप एक्स मान लीजिए, अ स्टेज इसे क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों के आपस में क्या कर दी, तुलना कर दी, और आपने कि इसका प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल लाइक तथा इसका प्रयोग नहीं किया, मेटाफर है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसका। दूसरा होता है इंप्लाइड मेटाफर, जहां पर मेटाफर जो अंतर्निहित है, ठीक है, जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वो शब्द ना लिखा हो लेकिन वाक्य से सुस्पष्ट हो जाता है कि उस शब्द का जिक्र है यहां पे, हालांकि लिखा नहीं गया लेकिन जिक्र है, ठीक है। एन इंप्लाइड मेटाफर इज अ टाइप ऑफ मेटाफर, एक इंप्लाइड या अंतर्निहित रूपक अलंकार वो होता है दैट कंपेयर्स टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक, जो दो असमान वस्तुओं के बीच तुलना तो करता है विदाउट एक्चुअली मेंशनिंग वन ऑफ दोज थिंग्स, जो दो असमान हैं उनमें से एक का मेंशन किए बिना, जिक्र किए बिना ही तुलना करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाक्य देखिएगा, बहुत अच्छा शानदार वाक्य है, अ वुमन बार्क्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड, एक औरत ने क्या किया, अपने बच्चे को चेतावनी दी। अब बार्क्ड शब्द का प्रयोग किया है, बार्क्ड, ठीक है, बार्क्ड का अर्थ होता है भौंकना, अर्थात कहना क्या चाहता है, कुत्ते की तरह से भौंक करके औरत ने अपने बच्चे को क्या दी, चेतावनी दी। तो अब यहां पर एक बात समझ में आती है कि यहां पर बाक जो शब्द है, जी हां, वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर वुमन जो है, अ वुमन, इसे किससे कंपेयर किया गया होगा, बिल्कुल किससे, कुत्ते से कंपेयर किया गया होगा, डॉग की तरह से, जोर जोर चिल्ला के बोल रही थी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, हियर द इंप्लाइड मेटाफर कंपेयर्स अ वुमन, यहां पर जो अंतर्निहित मेटाफर जो है औरत की तुलना कर रहा है, टू अ डॉग, किससे तुलना कर रहा है, टू अ डॉग, एक कुत्ते से, विदाउट एक्चुअली मेंशनिंग द डॉग, और डॉग शब्द का इसने पूरे वाक्य में जिक्र भी नहीं किया। देखिए आप फिर से देखिए वाक्य, अ वुमन बार्क्ड अ वार्निंग एट हर चाइल्ड, एक औरत ने बिल्कुल जोर से चिल्लाते हुए, किसकी तरह से, कुत्ते की तरह से चिल्लाते हुए अपने बच्चे को क्या दी, एक चेतावनी दी। तो यहां पर वुमन शब्द जो है, ठीक है, इस बार्क्ड शब्द की वजह से हमें पता चलता है कि इस औरत के बोलने का अंदाज किसकी तरह से था, जस्ट लाइक ए डॉग, दैट मीन्स, ठीक है, द वुमन हैज बीन कंपेयर टू अ डॉग, यहां पर किससे तुलना करेगी इसको, ठीक है, एक डॉग से करी गई है। क्या डॉग शब्द पूरे वाक्य में कहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स यहां पर मेटाफर है कि तुलना हुई है, लाइक और एज का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, इसका मतलब सिंपली नहीं है, तो फिर क्या है, मेटाफर है। क्या दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स अंतर्निहित है, बिल्कुल है। तो ये किस प्रकार का मेटाफर कहलाएगा, इंप्लाइड मेटाफर कहलाएगा, समझ गए होंगे आप। अगला देखिएगा, अगला है विजुअल मेटाफर, जी हां, विजुअल मेटाफर क्या होता है देखिएगा, अ विजुअल मेटाफर कंपेयर्स वन थिंग टू अ विजुअल इमेज, विजुअल मेटाफर में किसी एक वस्तु की तुलना जो है किसी विजुअल इमेज से करी जाती है, दैट सजेस्ट एन एसोसिएशन, और वो इमेज क्या करती है, कोई किसी प्रकार का साहचर्य, संबंध, अर्थात एसोसिएशन जो है उसको व्यक्त करती है। तो विजुअल मेटाफर्स आर कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, कहां यूज होते हैं, प्राय एडवर्टाइजिंग में यूज होते हैं। आप टीवी पर बहुत सारे एड्स वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक किसी चीते को दौड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, तो दैट मीन्स हमारे दिमाग में क्या आता है कि गाड़ी जो है चीते की तरह से चालाक और रफ्तार भरी है, ये हमारे दिमाग में आता है। तो हम गाड़ी की तुलना किससे कर रहे हैं, चीते से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, विजुअल मेटाफर है। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, अ कार मैन्युफैक्चरर पिक्चरिंग देयर लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार, एक कार मैन्युफैक्चरर ने, कार निर्माता ने क्या किया, अपनी नई नवेली जो गाड़ी है उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्च करते वक्त जब वो गाड़ी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग साइड एन इमेज ऑफ ए पैंथर, और बगल में पैंथर की इमेज दे रखी है गाड़ी के बगल में। द मेटाफर इज यूज टू सजेस्ट द कार इज एज स्लिक, स्लिक एंड होशियार, चालाक, फास्ट, स्विफ्ट, तेज, एंड कूल एज द वाइल्ड एनिमल। और ये जो पैंथर की जो इमेज है वो क्या शो करती है कि यहां पर
जी हाँ दोस्तों, जो पैंथर की जो इमेज है वो सजेस्ट करती है कि गाड़ी जो है पैंथर की तरह से, इस वाइल्ड एनिमल की तरह से बहुत होशियार, फुर्तीला और बहुत ही तेज गति का है ये वाहन। ऐसा सजेशन जो है हमें इस विजुअल इमेज से मिलता है। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? विजुअल मेटाफर का, क्योंकि गाड़ी की तुलना किससे करी गई है? वाइल्ड एनिमल अर्थात पैंथर से करी गई है। ठीक है, दोनों असमान हैं, बिल्कुल हैं। दोनों बीच में समानता स्थापित करी गई है, करी गई है। ठीक है, विजुअल इमेज के द्वारा करी गई है, बिल्कुल करी गई है। तो अक्सर हम इसका प्रयोग कहां करते हैं? हम एडवर्टाइजिंग में करते हैं। अगला देखिएगा, अगला है एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड मेटाफर। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा हुआ, सस्टेन्ड जो अभी तक जारी है, चल रहा है। तो लगातार हम क्या करते हैं, किसी पोइट्री या प्रोज में लगातार हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस में नहीं, लगातार हम मेटाफर्स यूज किए जाते हैं काफी लंबे समय तक। तो हम इस प्रकार के मेटाफर्स के प्रयोग को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड या सस्टेन्ड मेटाफर कहेंगे। तो एन एक्सटेंडेड मेटाफर इज अ वर्जन ऑफ मेटाफर दैट एक्सटेंड्स ओवर द कोर्स ऑफ मल्टीपल लाइन्स। ये एक्सटेंडेड मेटाफर, विस्तृत मेटाफर क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्सटेंड्स ओवर द कोर्स ऑफ मल्टीपल लाइन्स, काफी पंक्तियों में, कई पंक्तियों में जारी रहता है। पैराग्राफ्स, इवन पैराग्राफ्स में भी हो सकता है, और स्टेंजाज, और पोइट्री में हो तो स्टेंजा आप कहेंगे, आप वहां पर पैराग्राफ नहीं कहेंगे इसको। और प्रोज और पोइट्री, तो ये प्रोज में भी हो सकता है, पोइट्री में भी हो सकता है, अर्थात विस्तृत होगा। तो एक्सटेंडेड मेटाफर्स बिल्ड अपॉन सिंपल मेटाफर्स। एक्सटेंडेड मेटाफर्स का जो आधार है वो एक सिंपल मेटाफर्स ही होते हैं विद फिगरेटिव लैंग्वेज एंड मोर वैरिड डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस। लेकिन वहां पर फिगरेटिव लैंग्वेज है और मोर वैरिड और ज्यादा अलग विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस जो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला है डैड मेटाफर। जी हां, अगला है डैड मेटाफर। डैड मेटाफर क्या है? देखिएगा, एक ऐसा मेटाफर जो मृत हो चुका है, अर्थात पहले कभी किसी जमाने में हम दो असमान वस्तुओं की तुलना करने के लिए किन्हीं शब्द विशेष को काम में लिया करते थे। ठीक है, लेकिन वो इतने ज्यादा ओवर यूज हो गए कि अब जिसके साथ तुलना किया करते थे, ठीक है, उस शब्द को तो हम काम में नहीं लेते। ठीक है, वो डेड हो चुका हमारे लिए, सिर्फ वो फ्रेज के रूप में हमारे सामने रहता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक डेड मेटाफर कहते हैं। देखिएगा, ए डेड मेटाफर इज ए टाइप ऑफ मेटाफर। डेड मेटाफर वो मेटाफर होता है दैट हैज शिफ्टेड मीनिंग, जिसका अर्थ जो है शिफ्ट हो चुका है, बदल चुका है ओवर टाइम ड्यू टू ओवर यूज। काफी लंबे वक्त बीत चुका है एंड ड्यू टू ओवर यूज, और इसका इतना ज्यादा प्रयोग किया गया है कि जिस एक्चुअल इमेज एक्स इज वाई, एक्स या वाई, ठीक है, इसमें से एक्स को आप ड्रॉप कर देते हैं, एक्स के साथ इसकी तुलना करी जाती थी, इसको अपन छोड़ ही देते हैं, केवल वाई जो है उसी को अपन याद रखते हैं। डेड मेटाफर्स डोंट कन्वे एन इमेज इन द माइंड द सेम वे दैट स्टैंडर्ड, इंप्लाइड और विजुअल मेटाफर्स डू। जो कार्य कौन सा? हमारे दिमाग में एक इमेज प्रोजेक्शन करना, इमेज प्रोजेक्ट करना, इमेज सजेस्ट करना। ठीक है, स्टैंडर्ड, इंप्लाइड और विजुअल जो मेटाफर्स है, ये क्या करते हैं? हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं। उसकी तरह से डेड मेटाफर कोई भी इमेज क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज देयर ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन हैज लॉन्ग बीन लॉस्ट। क्योंकि इनकी जो मूल व्याख्या जो है, मूल अर्थ जो है, वो अब खो चुका है। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से सम आर्ग्यू, कुछ लोग तो ये तर्क भी देते हैं दैट डेड मेटाफर्स आर नो लॉन्गर मेटाफर्स एट ऑल, कि डेड मेटाफर्स जो है ये तो एक्चुअली में देखा जाए तो मेटाफर्स है ही नहीं, ऐसा भी कहने लग गए हैं कुछ लोग। However, फिर भी वी स्टिल इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज देयर मीनिंग, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? इनके अर्थ को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेड मेटाफर्स इंक्लूड, इनमें से कुछ डेड मेटाफर्स देखिएगा। किकिंग द बकेट, किकिंग द बकेट। अब किकिंग द बकेट जो है, इसका जो प्रयोग है, अब पहले ओरिजिनली किस प्रकार से हुआ था ये अब किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में इसका एक ही अर्थ लिया जाता है, टू डाई, मरने से। जी हां, टू डाई। तो ये इडियोमेटिक प्रयोग होने लग गए। अभी किस प्रकार से हुआ, इनका ओरिजिन क्या है नहीं पता।
ठीक है, इनका जो मूल प्रयोग जो था अपन भूल गए, लेकिन यहां पर इसकी तुलना किससे करी जाती है? मरने से। यस, ही इज किकिंग द बकेट, दैट मीन्स ही इज डाइंग, मर रहा है व्यक्ति। तो यहां पर व्यक्ति के मरने से इसकी तुलना कर दी अपन ने, ठीक है। तो किकिंग द बकेट, इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या रहा होगा? आई डोंट नो, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। इसी तरह से मेल्टिंग पॉट, अब शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो किकिंग द बकेट का मतलब क्या होता है? किसी टोकरी को लात मारना, ठीक है। मेल्टिंग पॉट के शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो पोट यानी कोई बर्तन होता है, मेल्ट यानी पिघलना, एक ऐसा बर्तन जो पिघल रहा होता है, नहीं, यह भी अर्थ नहीं है। एक्चुअल में मेल्टिंग पॉट जो है एक मेटाफर है किसी सोसाइटी के लिए जहां पर अलग अलग रंगों के, जहां पर अलग अलग विचारधाराओं के, जहां पर तरह तरह के लोग जो हैं आकर के एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, साथ साथ में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉट कहते हैं। जैसे अमेरिका के लिए मेल्टिंग पॉट इसका इस्तेमाल किया था, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, अमेरिका इज ए मेल्टिंग पॉट, क्योंकि वहां पर दुनिया के तरह तरह के लोग जाकर के रहते हैं, वहां पर सभ्यता, संस्कृति, रंगों आदि के अलग अलग प्रकार की भाषाओं के लोग वहां जाकर के रहते हैं। तो अमेरिका को क्या कहा गया है? एक मेल्टिंग पॉट कहा गया है। अब मेल्टिंग पॉट इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये कहां से चला, ठीक है, नहीं पता। इसका ओरिजिनल जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो चुका है, ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन जो है वो गायब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अमेरिका की तुलना किससे कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉट से कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो ये जो मेटाफर है क्या हो चुके हैं? मृत हो चुके हैं, नो लॉन्गर इन यूज इन देयर ओरिजिनल मीनिंग, समझ गए। आगे देखें, मिक्स्ड मेटाफर। जी हां, मिक्स्ड मेटाफर। अ मिक्स्ड मेटाफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और डिफरेंट मेटाफर्स, जहां पर दो या दो से अधिक मेटाफर्स को हम एक साथ काम में ले लेते हैं, उसको अपन मिक्स्ड मेटाफर कह देंगे। इट ऑफन प्रोड्यूसेस अ सिली और ह्यूमरस इफेक्ट, बड़ा ही बचकाना सा और हास्यास्पद प्रभाव जो है ये डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, व्हेन आई ग्रेजुएट, जब मैं ग्रेजुएट कर लूंगा, आई होप, मुझे उम्मीद है, टू बिकम ए वेल ऑयल्ड कॉग। अभी कॉग क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। मशीन होती है, मशीन में गरारी आपने देखी होगी, गोल गोल पहिया सा होता है, उसके ऊपर कार्विंग्स उभरी होती हैं, गरारी किसी, ठीक है, और वो किसी अन्य कॉग में फिट होती है। जब ये घूमती है तो दूसरी गरारी भी घूमती है, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉग। और इनके ऊपर यदि तेल लगा दिया जाए, ऑयल लगा दिया जाए, तो काफ़ी स्मूथली काम करती है। अरे भैया, छानी काटने वाली मशीन में गरारियाँ देखी होंगी आपस में ऐसे, ठीक है। अब आप आ जाइए इस पे वापस। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, आई होप टू बिकम ए वेल ऑयल्ड कॉग इन द बीहाइव ऑफ इंडस्ट्री। अब देखिएगा, यहां पर अपने आप को क्या कहा है? ए वेल ऑयल्ड कॉग कहा है आई के लिए, ठीक है। इन द बीहाइव ऑफ इंडस्ट्री, बीहाइव का अर्थ होता है मधुमक्खियों का छत्ता, ठीक है। बीहाइव ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी उद्योग। अब उद्योग, इसकी तुलना किससे कर दी? मधुमक्खियों के छत्ते से कर दी। ये एक इमेज लिया है यहां पे। दूसरा, वेल ऑयल्ड कॉग, यहां पर मशीन से अपनी तुलना कर दी। तो दोनों ही क्या है? अलग अलग इमेजेस को यहां पर लिया है, अलग अलग प्रकार की यहां पर मेटाफर्स जो है वो साथ में लिया है। तो हमने इसको क्या नाम दिया? मिक्स्ड मेटाफर नाम दे दिया इसको, ठीक है। एक ही तरह की इमेजेस यहां पर नहीं है, अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। यहां पर मशीन की बात कर रहा है, यहां पर बीहाइव की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही अलग हैं, दोनों इमेज अलग हैं, दो मेटाफर्स हैं, दोनों में ही तुलना करी गई है। द न्यू जॉब हैज अलाउड हर टू स्प्रेड हर विंग्स, स्प्रेड हर विंग्स। इस नई जॉब ने उसे अपने पंखों को फैलाने की क्या दी है? इजाजत दी है। अब पंख कौन फैलाता है? पक्षी। तो यहां पर पंख फैलाना, दैट मीन्स यहां पर शी जो है, ये रहा हर, अर्थात शी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर किससे तुलना हुई है? बर्ड से हुई है, पक्षी से हुई है। एंड रियली ब्लॉसम्स, और वाकई में खिलती है। अब खिलना किसका होता है? फ्लावर का होता है, ठीक है, या किसी कली का होता है, बर्ड, ठीक है। तो यहां पर किससे तुलना कर दी? ब्लॉसम्स, फ्लावर से कर दी, और यहां पर किससे कर दी? बर्ड से कर दी। दो अलग अलग मेटाफर आ गए।
तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका? अगेन मिक्स्ड मेटाफर का एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं। अब यहां तक आपने मेटाफर के बारे में जान लिया। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, बहुत ही नटशेल में, बहुत ही संक्षेप में आपको बताता हूं। सिमिली का मतलब दो असमान के बीच में तुलना करते समय लाइक तथा एज का प्रयोग, यह सिमिली हुआ, आपका उपमा अलंकार हुआ। फिर मेटाफर या रूपक अलंकार की यदि हम बात करें तो यहां पर भी दो असमान के बीच में तुलना है, लेकिन तुलना करते समय लाइक और एज का प्रयोग नहीं है, जैसा कि आप देखिएगा। ये सिमिली है और ये आपका क्या है? मेटाफर है। सिमिली में क्या होता है? लाइक या एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और ये डज नॉट यूज लाइक और एज, यहां पर लाइक तथा एज का प्रयोग नहीं होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है इनमें। और सिमिलरिटी क्या, दोनों में समानता है? बिल्कुल है। बोथ कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही क्या करते हैं? दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं दोस्तों, दो अलग अलग के बीच में तुलना करते हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, दो अलग अलग टाइप की, प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना करते समय लाइक और एज का प्रयोग सिमिली है, और लाइक और एज का प्रयोग नहीं है तो मेटाफर है। याद रहेगा आपको, बहुत ही आसान है। और अगली जो मैं स्लाइड्स आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है, ये आप पीडीएफ फाइल के रूप में आप जरूर इसको ले लीजिएगा। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सिमिली के, मैंने यहां पर 7 एग्जांपल्स और दिए हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रीट वालों को यहां से हूबहू सवाल मिल जाए, ठीक है। और फिर मैंने अगली 2 स्लाइड्स में, यहां पर 8 है और फिर से 8 है, यहां पर 2 स्लाइड्स में मैंने अर्थात 16 सवाल जो है मेटाफर के और दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको बिल्कुल मिलेंगे जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। टॉपिक के फिनिश होने के बाद में आपको पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन आंसर भी वहीं मिल जाएगी, ठीक है। ये जो आपको पीडीएफ के रूप में हासिल करना है, कहाँ से करना है आपको पता ही है, मैंने पहले बता दिया, फिर से दोहरा देता हूँ आपके सामने। इंग्लिश विद अशोक जांगीड़ सर, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, हमसे जुड़िए, और आपको इसी प्रकार की पीडीएफ्स और अदर जो स्टफ जो है रेगुलरली आपको वहाँ पर मिलता ही रहेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से सवाल आने हैं, ठीक है, और सवालों के जवाब यहीं से आपको मिलने हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ज़रूर से इस क्लास को, इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके या छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपको ज़रूर ही जवाब मिलेगा। और व्हाट्सअप नंबर भी आपका दे रखा है, इसमें व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से भी आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आ रहा है। और दोस्तों, ये सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे भी लगेगा कि आपको मेरा काम जो है काफ़ी पसंद आ रहा है, और तब मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, थैंक यू।